पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी घटना को इतिहास में शामिल करने के लिए कुछ साक्ष्यों की जरूरत होती है और ये साक्ष्य हमें अलग अलग स्रोतों से मिलती है। तो आज के क्लास में हम उन्हीं स्रोतों के बारे में जानेंगे जिनसे हमें घटनाओं को समझने में मदद मिलती है। अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहां से कई सवाल पहले के एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, तो अच्छे से इन्हें तैयार कर लीजिए। और अगर आप तैयारी के लिए सीरियस नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इसे केवल वही देखेंगे जो चाहते हैं मेहनत करके नौकरी पाना। तो सीरियस दोस्त तैयार हो जाइए आज के क्लास के लिए। और हाँ, नॉन सीरियस लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। और आप अगर वीडियो देखने वालों में हैं तो वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। ऐतिहासिक स्रोत या हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या है, पहले हम इसी को समझ लेते हैं। वैसे सभी स्रोत जिनसे हमें अतीत की घटनाओं की जानकारी मिलती है उन्हें हम ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। अब चूंकि हम भारत के संदर्भ में इन स्रोतों को देख रहे हैं तो यहाँ एक बात बतानी तो बनती ही है कि भारत के अतीत की जानकारी हमें जिन स्रोतों से मिलती है उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है लिटरेरी सोर्सेज यानी साहित्यिक स्रोत, और दूसरा है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले साहित्यिक स्रोतों को समझ लेते हैं। तो साहित्यिक स्रोतों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है इंडिजिनस सोर्सेज यानी स्वदेशी स्रोत, और दूसरा है फॉरेन सोर्सेज यानी विदेशी स्रोत। इनमें विदेशी स्रोतों को भी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले स्वदेशी स्रोतों को पढ़ते हैं। अब इन स्वदेशी स्रोतों को भी दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक है रिलीजियस टेक्स्ट्स यानी धार्मिक ग्रंथ, और दूसरा है सेक्युलर टेक्स्ट्स यानी धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ। इनमें भी सेक्युलर टेक्स्ट्स के बारे में बाद में समझेंगे, पहले धार्मिक ग्रंथों को समझ लेते हैं। प्राचीन भारत की जानकारी जिन धार्मिक ग्रंथों से मिलती है उन्हें हम तीन भागों में समझेंगे। एक है ब्राह्मणिक टेक्स्ट्स यानी हिंदू ग्रंथ, दूसरा है बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स यानी बौद्ध ग्रंथ, और तीसरा है जैन टेक्स्ट्स यानी जैन ग्रंथ। इनमें भी बौद्ध और जैन ग्रंथों को हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, पहले हिंदू ग्रंथों के बारे में पढ़ लेते हैं। प्राचीन हिंदू ग्रंथों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला है श्रुति ग्रंथ और दूसरा है स्मृति ग्रंथ। अब इनमें पहले श्रुति ग्रंथों को समझ लेते हैं, फिर स्मृति ग्रंथों की चर्चा करेंगे। समय के साथ वैदिक साहित्य विकसित हुआ और मौखिक रूप से ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा। ध्यान दीजिए कि ये मौखिक रूप से आगे बढ़ा है, जिसमें कुछ लोग इसका पाठ करते थे और अन्य लोग इसको सुनते थे। इसलिए वैदिक काल के साहित्यों को श्रुति ग्रंथ कहा जाता है। श्रुति का अर्थ ही होता है टू हियर यानी सुनना। अगर हम श्रुति ग्रंथों को देखें तो इनकी संख्या चार है। पहली है संहिता या वेद, दूसरी है ब्राह्मण, तीसरी है आरण्यक और चौथी है उपनिषद। मुझे उम्मीद है कि आपने इनका नाम पहले सुना ही होगा। तो इनमें सबसे पहले वेदों के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना धर्म ग्रंथ वेद ही है। इसका कॉम्पाइलेशन यानी इसका संकलन महर्षि द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। और वेदों की संख्या भी चार है। ये है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इन चारों में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको तैयार करने हैं, चलिए उनका डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद के पॉइंट्स देखते हैं। ऋग्वेद आखिर क्या है? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को यानी कॉम्पाइलेशन ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ हिम्स को ऋग्वेद कहते हैं। वेद के बारे में मैं आपको बताया था कि ये भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ है, तो इनमें भी सबसे पुराना और सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। इस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं यानी वर्सेस हैं। और इन ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। गायत्री मंत्र, जिसके बारे में आप सभी जानते ही होंगे, तो ये गायत्री मंत्र विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया था और ये मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में लिखा हुआ है। हमने आपको बताया था कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, तो इनमें सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल ही है। इसी 10वें मंडल में पुरुष सूक्त दिया गया है। ये पुरुष सूक्त ही है जिसमें समाज के वर्ण व्यवस्था का जिक्र है। इसी में दिया है कि समाज में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? द कलेक्शन ऑफ mantras फॉर रेसिटेशन अलाउड एंड द रूल्स टू बी फॉलोड एट द टाइम ऑफ सैक्रिफाइस इज कॉल्ड यजुर्वेदा। यानी सस्वर पाठ के लिए मंत्रों और बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों के संकलन को यजुर्वेद कहते हैं। इसके पाठ करने वाले को अध्वर्यु कहते हैं। और एक बात आप ध्यान में रखिए कि ये एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद में इतना ही ध्यान में रखिए। अब देखते हैं तीसरे वेद सामवेद को। साम शब्द का अर्थ होता है गान। इसमें यज्ञों के समय गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। इस वेद के पाठ करने वाले ऋषि को उद्रात्री कहते हैं और इसी वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो यही चार बात आप सामवेद में भी ध्यान में रखिए। चार वेदों में अंतिम है अथर्ववेद। ये वेद अथर्वाऋषि के द्वारा लिखा गया है। इस वेद में मंत्रों और पद्यों की संख्या की बात करें तो इसमें कुल 731 मंत्र और लगभग 6000 पद्य हैं। मेडिसिन्स यानी औषधों का सबसे पहले उल्लेख इसी अथर्ववेद में मिलता है। इस वेद के कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है, तो ये बात आप ध्यान में रखिए। और सबसे अंतिम और बाद का वेद अथर्ववेद ही है। चार वेदों में इतना ही पॉइंट्स आप ध्यान में रखिए, क्योंकि इससे बाहर के सवाल एग्जाम्स में जनरली नहीं पूछे जाते। अब आपको मैंने बताया था कि श्रुति ग्रंथ 4 भागों में है। उनमें पहला भाग यानी वेद को हमने पढ़ लिया। अब श्रुति ग्रंथ के दूसरे भाग यानी ब्राह्मण ग्रंथ को समझते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वेद में दिए गए रिचुअल्स, सेरेमनीज और सैक्रिफाइसेस यानी अनुष्ठानों, यज्ञों और उनकी प्रक्रियाओं का वर्णन या व्याख्या करते हैं। सभी ब्राह्मण ग्रंथ गद्य यानी प्रोज के फॉर्मेट में लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ भी वेद का ही हिस्सा है। और चूंकि वेदों की संख्या 4 है, तो इन चारों वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों के नाम और वे किस वेद से संबंधित है, ये बात आप तैयार कर लीजिए। सबसे पहला है ऋग्वेद, जिसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है ऐत्रेय और दूसरा है कौशिकी। यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है तैत्तिरीय और दूसरा है शतपथ। यदि हम वैदिक साहित्य की बात करें तो प्राचीन इतिहास के स्रोत या साधन के रूप में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का ही स्थान है, तो ये बात आप याद रखिए। तीसरे वेद सामवेद के 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक याद रखना है जो है पंचविश। बाकी 3 को बस जान लेना है, वे हैं षड्विश, तालवकार और सामविधाना। और अंतिम वेद अथर्ववेद का भी एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपथ। तो ये सभी ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, और वे किस वेद से संबंधित है ये बात भी मैंने बताई। इन सबको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब हमने श्रुति ग्रंथों के 2 भागों यानी वेद और ब्राह्मण ग्रंथों को जान लिया। अब इसके तीसरे भाग आरण्यक को समझते हैं। आरण्यक ग्रंथ क्या है? तो ये ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों के बीच एक ब्रिज यानी सेतु का काम करते हैं। आरण्यक शब्द संस्कृत के अरण्य शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ वन होता है, और इसलिए इन्हें वन ग्रंथ भी कहा जाता है, क्योंकि इनका अध्ययन और शिक्षण परंपरागत रूप से जंगलों में किया जाता था। आरण्यक में यज्ञों से जुड़े कर्मकांड यानी यज्ञों से जुड़े रिचुअल्स की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति दी गई है। तो आरण्यक के बारे में बस इतना ही काफी है। अब श्रुति ग्रंथों में वेद, ब्राह्मण और आरण्यक को पढ़ने के बाद इसके चौथे और अंतिम भाग उपनिषद को पढ़ते हैं। उपनिषद वेदों के दार्शनिक और आध्यात्मिक सार यानी फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल एसेंस को बताते हैं। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है गुरु के पास बैठकर शिक्षा ग्रहण करना, जो ज्ञान की गुरु शिष्य परंपरा को दर्शाता है। तो उपनिषद क्या है ये समझ गए। अब उपनिषदों की संख्या की बात करते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। तो उपनिषद में इतना ही तैयार करना था, जो आपने तैयार कर लिया। अब हमने श्रुति ग्रंथ के सभी प्रकारों को समझ लिया। हिंदू ग्रंथों के बारे में मैंने आपको बताया था कि उन्हें 2 भागों में बांटकर समझा जा सकता है। एक थी श्रुति ग्रंथ, जिसकी चर्चा अभी खत्म हो गई। अब इसके दूसरे भाग
यानी स्मृति ग्रंथों को पढ़ते हैं। सबसे पहले स्मृति का अर्थ समझिए। स्मृति का अर्थ होता है स्मरण की गई चीजें, यानी दैट विच इज रिमेंबर्ड। पुराने समय में इन ग्रंथों को याद करना होता था। स्मृति ग्रंथों में धर्म, कानून, आचार और सामाजिक नियमों का वर्णन मिलता है। इसमें उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना भी आपके लिए जरूरी है उतना तो हम अभी जानेंगे ही। तो आप ये ध्यान में रखिए कि स्मृति ग्रंथों को समझने के लिए हम इन्हें 6 भागों में बांट सकते हैं। पहला है धर्मशास्त्र। प्राचीन काल में मनुस्मृति और नारद स्मृति जैसे ग्रंथ लिखे गए हैं, जिन्हें हम धर्मशास्त्र कहते हैं। स्मृति ग्रंथों का दूसरा भाग इतिहास है। हमारे एपिक्स यानी महाकाव्य में रामायण और महाभारत आते हैं। इन्हीं दोनों महाकाव्यों को इतिहास के रूप में भी हम जानते हैं। तीसरा है पुराण, जिसको थोड़ा अच्छे से समझना होगा। विष्णु पुराण, शिव पुराण और भगवत पुराण ये सभी पुराणों में आते हैं। और भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण हमें पुराणों से ही मिलता है। पुराणों के रचयिता थे लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। इन्होंने ही पुराणों को संकलित किया था। इनकी संख्या की यदि बात करें तो पुराणों की संख्या 18। इनमें सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण है, और इनमें इस्तेमाल हुई भाषा को आप याद रखिए कि ज्यादातर पुराण आसान संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। चौथा स्मृति ग्रंथ है वेदांग। वेदों को ठीक से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। इसके लिए 6 वेदांगों को रचा गया: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद। ये सभी हमारे वेदांग हैं। पांचवा स्मृति ग्रंथ का प्रकार है सूत्र। इनमें गृह्य सूत्र, श्रौत सूत्र और धर्म सूत्र आते हैं। सबसे पुराना सूत्र गौतम धर्म सूत्र को माना गया है, तो सूत्रों में ये बात आप याद रखिए। और छठा और अंतिम भाग है आगम या तंत्र। इनमें शैव आगम, वैष्णव आगम और शक्त तंत्र जैसे ग्रंथ आते हैं। तो ये स्मृति ग्रंथ हैं जिनके बारे में आपको तैयार करना चाहिए। अब हमने धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत हिंदू ग्रंथों के बारे में पूरा पढ़ लिया है। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो हम पढ़ रहे थे धार्मिक ग्रंथों के बारे में, जिसमें हमने पहला भाग यानी हिंदू ग्रंथों के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब हम बढ़ते हैं धार्मिक ग्रंथों के दूसरे भाग की तरफ, जो है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथों को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है पाली ग्रंथ और दूसरा है अनुपाली ग्रंथ। पाली ग्रंथ के अंतर्गत त्रिपिटक, दीपवंश और महावंश, मिलिंद पन्नाहो जैसे बौद्ध ग्रंथ आते हैं, जबकि अनुपाली ग्रंथ के अंतर्गत दिव्यावदान, आर्यमंजू श्रीमूलकल्प और ललित विस्तार जैसे बौद्ध ग्रंथ आते हैं। इन दोनों को अब जरा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पाली ग्रंथों के बारे में। पाली ग्रंथ मुख्य रूप से थेरवाद बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथ हैं, और थेरवाद का अर्थ है बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय। इसके बारे में हम अलग से बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। पाली ग्रंथों में सबसे प्राचीन और इंपॉर्टेंट ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरियां। इसमें बौद्ध धर्म के 3 सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों को रखा गया है, और ये 3 महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ हैं: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के नियम लिखे गए हैं, जबकि सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के प्रवचन लिखे गए हैं। इन त्रिपिटकों में सबसे बड़ा और सबसे अधिक महत्वपूर्ण सुत्त पिटक ही है। इसी सुत्त पिटक के अंगुत्तर निकाय में उस समय स्थित 16 महाजनपदों की लिस्ट दी गई है, जिसके बारे में हमने महाजनपद काल वाले वीडियो में पढ़ा है। सुत्त पिटक के जातक में 549 फोकटेल्स यानी लोक कथाएं दी गई हैं, जिसमें गौतम बुद्ध के पुराने जन्मों की चर्चा है। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई कि भगवान बुद्ध के पुराने जन्मों की चर्चा किस ग्रंथ में की गई है। त्रिपिटक का तीसरा ग्रंथ है अभिधम पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को दिया गया है। देखिए, बौद्ध धर्म में 4 संगीतियों या काउंसिल्स का गठन होता है, जिसके बारे में हम बौद्ध धर्म वाले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जो जरूरत है
वो जान लेते हैं। इसमें पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई। इस समय भारत में अजातशत्रु का शासन था और इसी समय सुत्त पिटक और अभिधम पिटक को कंपाइल किया गया था। तो याद रखिए कि सुत्त पिटक और अभिधम पिटक का संकलन प्रथम बौद्ध संगीति में किया गया। अगली पाली ग्रंथ है दीपवंश और महावंश, जिसमें दीपवंश को 4वीं शताब्दी ईस्वी में और महावंश को 5वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया। ये दोनों ग्रंथ श्रीलंका में संकलित किए गए हैं। वैसे तो इसमें श्रीलंका में बौद्ध धर्म के इतिहास को लिखा गया है, लेकिन भारत के संदर्भ में मौर्य काल के इतिहास को लिखने में इनसे बहुत सहायता मिली। अगली पाली बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्नाह, जिसका अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न। इस ग्रंथ में यूनान के राजा मिलिंद का बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ फिलोसॉफिकल मैटर्स पर संवाद दिया गया है। इस बुक में भारत के विदेशी व्यापार को भी बहुत अच्छे से बताया गया है। तो ये सारे थे पाली ग्रंथ। अब हम बौद्ध ग्रंथों के दूसरे प्रकार यानी अनुपाली ग्रंथों के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने आपको बताया था कि अनुपाली ग्रंथ के अंतर्गत दिव्यावदान, आर्यमंजूश्री मूलकल्प और ललित विस्तार जैसे बौद्ध ग्रंथ आते हैं। तो दिव्यावदान में मौर्य कालीन राजाओं के बाद का इतिहास लिखा गया है और शुंग राजाओं का इतिहास लिखा गया है। आर्यमंजूश्री मूलकल्प में मौर्य काल के पहले से लेकर वर्धन काल तक के राजनीतिक घटनाओं को लिखा गया है और ललित विस्तार में गौतम बुद्ध के कार्यों के साथ साथ उस समय की धार्मिक और सामाजिक स्थितियों का भी वर्णन है। आगे चलकर बौद्ध ग्रंथ दो संप्रदायों में बंट जाती है, एक हीनयान और दूसरी महायान, और इनके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहां ध्यान में रखिए कि हीनयान का सबसे प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में अलग अलग एग्जाम्पल से बताया गया है। और यहां आपका धार्मिक ग्रंथों का दूसरा भाग यानी बौद्ध ग्रंथ भी पूरा हुआ। चलिए अब हम इसके तीसरे और अंतिम भाग यानी जैन ग्रंथों के बारे में पढ़ते हैं। जैन साहित्य या जैन लिटरेचर को आगम कहा जाता है। एक ग्रंथ है कल्पसूत्र, जिससे हमें जैन धर्म का सबसे प्रारंभिक इतिहास का पता चलता है। इस कल्पसूत्र को लिखा भद्रबाहु ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु भी थे। 6ठी शताब्दी ईस्वी में जैन ग्रंथों का संकलन हुआ और यह संकलन गुजरात के वल्लभी में एक जैन महासभा में की गई। जैन ग्रंथों में 12 अंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इन 12 अंगों में जो महत्वपूर्ण अंग हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है आचारांग सूत्र, जिसमें जैन भिक्षुओं के लिए अनुशासन संबंधी नियम और विनियम यानी डिसिप्लिनरी रूल्स और रेगुलेशंस दिया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण अंग है भगवती सूत्र, जिसमें महावीर के जीवन के बारे में लिखा गया है। एक और बात आपको यहां याद रखनी है कि जैन ग्रंथों में ये भगवती सूत्र ही है, जिसमें 16 महाजनपदों की सूची भी दी गई है। अगला इंपॉर्टेंट अंग है नामधम कथा सूत्र, और इसमें महावीर के उपदेश दिए गए हैं। व्यक्ति जो कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल की प्राप्ति होती है, यानी फ्रूट्स ऑफ एक्शन के बारे में विवाक सूयम सूत्र में दिया गया है। भद्रबाहु चरित ये भी एक जैन ग्रंथ है, जिसे उदय चंद्र जैन ने लिखा है। इसमें जैन आचार्य भद्रबाहु के जीवन चरित्र के साथ साथ मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बाद के जीवन के बारे में भी दिया है। और अंत में ये बात याद रखिए कि इतिहास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व है। इसे जैन आचार्य हेमचंद्र ने लिखा था। अब यहां हमारा जैन ग्रंथ का पूरा टॉपिक समाप्त हुआ। यहां तक में किसी भी पॉइंट को समझने में दिक्कत हुई हो तो आप उसे कमेंट में लिखिए। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि हम स्वदेशी स्रोतों को दो भागों में बांटकर समझते हैं। एक थी धार्मिक ग्रंथ, जिसे हमने अभी पूरा पढ़ लिया। अब इसके दूसरे भाग के बारे में समझते हैं, जो है धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ या सेक्युलर टेक्स्ट्स। सेक्युलर टेक्स्ट्स को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला है हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स यानी ऐतिहासिक ग्रंथ। दूसरा है सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स यानी अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ। और तीसरा है बायोग्राफिकल टेक्स्ट्स यानी जीवनी ग्रंथ। तो अब इन तीनों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, और इनमें भी पहले हम ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में पढ़ लेते हैं।
वैसे तो प्राचीन भारत का कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसे उचित रूप से ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जा सके, क्योंकि लगभग हर ग्रंथ साहित्यिक या धार्मिक रंग में लिखा गया है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे हमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री मिलती है, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसे चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था। इस बुक में उस समय के प्रशासन की प्रणाली के साथ साथ उस समय के लोगों के सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में भी दिया गया है। यहाँ और एक बात है जो आपको याद रखनी है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र का ट्रांसलेशन श्याम शास्त्री ने किया था। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बुक है नीतिसार, जिसे कामनदक ने लिखा था। इस बुक से हमें गुप्त काल के राजशाही के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बुक है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का अर्थ है द स्ट्रीम ऑफ किंग्स, यानी राजाओं की नदी। ये किताब 12वीं शताब्दी में कल्हण के द्वारा लिखी गई। इस बुक में शुरू से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के राजाओं के बारे में लिखा गया है। अब कुछ क्रॉनिकल्स की बात करें, जो धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ होते हुए भी ऐतिहासिक स्रोतों में महत्वपूर्ण है, तो इसमें प्रबंध कोश, जो राजशेखर के द्वारा लिखी गई, हमीर मद मर्दन, जो जयसिंह के द्वारा लिखी गई, तेजपाल प्रशस्ति, जो वास्तुपाल के द्वारा लिखी गई, और प्रबंध चिंतामणि, जो मेरुतुंग के द्वारा लिखी गई। इन सभी बुक से हमें गुजरात के इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। और सिंध के इतिहास का सबसे ज्यादा रिमार्केबल यानी उल्लेखनीय कोई ग्रंथ है तो वह चचनामा है। अब ये बुक रिमार्केबल है तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। 8वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम ने इस्माइल को अलोर का गाजी नियुक्त किया था। इस्माइल ने अरबी भाषा में तारीख सिंध व हिंद लिखा था, जिसका अर्थ होता है सिंध या हिंद का इतिहास। इसका फारसी भाषा में ट्रांसलेशन अली बिन हामिद कुफी ने 1216 ईस्वी में किया था। इस बुक के इसी फारसी संस्करण का नाम चचनामा था। तो चचनामा के लेखक अली बिन हामिद कुफी हैं। फतेहनामा ए सिंध, ये नाम भी चचनामा का ही है। इसमें मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध के विजय का विवरण मिलता है। तो ये सारे ऐतिहासिक ग्रंथ थे जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। अब सेक्युलर टेक्स्ट्स के दूसरे भाग सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स यानी अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में समझ लेते हैं। अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों में सबसे इंपॉर्टेंट है अष्टाध्यायी, जिसे पाणिनि ने लिखा था। वैसे तो अष्टाध्यायी एक व्याकरण की किताब है, लेकिन ये मौर्य पूर्व और मौर्य काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में बहुत कुछ बताती है। एक और बात अष्टाध्यायी के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये संस्कृत भाषा में व्याकरण की सबसे पहली किताब है। इसी अष्टाध्यायी में लिपि शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बुक है कात्यायन द्वारा लिखी गई गार्गी संहिता। वैसे तो ये एक ज्योतिष ग्रंथ है, लेकिन इसमें यवन आक्रमणों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है। तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है महाभाष्य, जिसे पतंजलि ने लिखा था। ये किताब मूल रूप से पाणिनि के द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी पर एक टिप्पणी ग्रंथ है, यानी कॉमेंट्री है। चौथे महत्वपूर्ण किताब की बात करें तो वो है मालविकाग्निमित्र। ये एक नाटक है जो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ये शुंग वंश और पिछले शाही राजवंशों की राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसे शाही राजवंशों के आंतरिक जीवन का दर्पण कहा जाता है, यानी द मिरर ऑफ इंटीरियर लाइफ ऑफ रॉयल डायनेस्टीज कहा जाता है। पांचवें और अंतिम इंपॉर्टेंट सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट की बात करें तो वो है मुद्राराक्षस, जो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया एक नाटक है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, उनके प्रधानमंत्री चाणक्य और कुछ समकालीन राजाओं का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता प्राप्त की और नंदों को मगध के साम्राज्य से उखाड़ फेंका। तो ये आपका सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी समाप्त हुआ। अब हम सेक्युलर टेक्स्ट्स के अंतिम भाग बायोग्राफिकल टेक्स्ट्स यानी जीवनी ग्रंथ के बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे तो जितने भी जीवनी लेखक थे, सबने अपने शाही संरक्षकों के जीवन को ही अपने लिटरेरी वर्क का विषय बनाया। सभी अपने राजा के दिल को खुश करने के लिए लिखा करते थे। इसलिए जीवनी ग्रंथों को वास्तविक इतिहास नहीं माना जा सकता, लेकिन उनमें भी कुछ मूल्यवान ऐतिहासिक जानकारी होती है। उनका मुख्य उद्देश्य राजा के जीवन और समय की असली तस्वीर देने के बजाय उसका महिमा मंडन करना था। इसीलिए इन्हें
प्रशस्ति काव्य या स्तुति काव्य कहा जाता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, चलिए उन सभी को तैयार कर लेते हैं। इसमें पहला इंपॉर्टेंट बुक है हर्षचरित। इसको लिखा था बाण भट्ट ने, जो राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। इसको लिखने में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण किताब है गौड़वाहो, जो वाकपतिराज के द्वारा लिखा गया। इस किताब में वाकपतिराज ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन द्वारा गौड़ राजा के वध की चर्चा की है। तीसरी महत्वपूर्ण प्रशस्ति है भोज प्रबंध, जो बल्लाल ने लिखी थी। ये किताब मालवा के परमार शासक राजा भोज की जीवन कथा है। अगली महत्वपूर्ण किताब है संध्याकर नंदिन की रामचरित। ये प्रशस्ति पालवंश के इतिहास पर प्रकाश डालती है। नंदिन ने खुद को कलयुग का वाल्मीकि और अपने संरक्षक रामपाल को राम कहा है। नंदिन ने इस पुस्तक को असाधारण शैली में लिखा है। इसमें रामायण के नायक राम और पाल राजा रामपाल की कहानी एक साथ बयान करती है। इस तरह की कविता शैली को द्वयाश्रय काव्य कहा जाता है, यानी इसमें दो आधार या दो अर्थ वाला छंद होता है। चौथे नंबर पर है कुमारपाल चरित, जिसे हेमचंद्र ने लिखा है। इसमें संस्कृत प्राकृत भाषा का इस्तेमाल हुआ है। इसमें अनिहालवाड़ा के चालुक्य सोलंकी शासक कुमारपाल का वर्णन है। ये भी एक द्वयाश्रय काव्य है। इसमें राजा कुमारपाल की कहानी और संस्कृत प्राकृत व्याकरण के नियमों का वर्णन एक साथ दिया गया है। एक और बुक है कुमारपाल भूपाल चरित, जिसे जय सिंह सूरी ने लिखा था। इस किताब में भी अनिहालवाड़ा के चालुक्य शासक कुमारपाल का वर्णन है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो आपको पता ही है। उनके दरबारी कवि और मित्र थे चंदबरदाई। उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है, जो हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज द्वितीय के जीवन वृत्तांत और पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच हुए संघर्ष का वर्णन है। एक और किताब है पृथ्वीराज विजया, जिसे जयानक ने लिखा था। इसमें पृथ्वीराज द्वितीय के संघर्षों का काव्यात्मक वर्णन दिया गया है। और जीवनी ग्रंथों में एक अंतिम किताब आप ध्यान में रखेंगे, वह है हम्मीर काव्य। इसे जयचंद्र ने लिखा था। इसमें रणथंभौर के चौहान शासक हम्मीर देव के जीवन वृत्तांत का वर्णन है। तो यहां हमने सेक्युलर टेक्स्ट्स को भी कंप्लीट कर लिया। अब आगे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चलने वाला है, तो जो अब तक बोर हो गए हैं वो वीडियो को या तो छोड़ दीजिए या लाइक कर लीजिए, जिससे थोड़ी एक्टिविटी आपके तरफ से हो जाए और आगे की क्लास आपको और अच्छे से समझ आए। चलिए शुरू करते हैं आगे की क्लास। आपको मैंने बताया था कि भारतीय इतिहास के स्रोतों में लिटरेरी सोर्सेज को हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, जिसमें पहला है इंडिजिनस सोर्सेज और दूसरा है फॉरेन सोर्सेज। इनमें हमने अभी इंडिजिनस सोर्सेज को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया। अब हम फॉरेन सोर्सेज यानी विदेशी स्रोतों के इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, भारतीय इतिहास के स्रोतों में जो स्वदेशी स्रोत हैं, उनको विदेशी स्रोतों से सप्लीमेंट किया जाता है। साहित्यिक स्रोतों में जितने भी विदेशी स्रोत हैं, उन्हें हम चार भागों में बांट सकते हैं। पहली है ग्रीक रोमन, दूसरी है चाइनीज, तीसरी है टिबेटन और चौथी कैटेगरी है अरेबियन। अब एक एक करके इन सभी को जान लेते हैं कि इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इसमें पहली है ग्रीक रोमन राइटर्स, तो सबसे पहले ग्रीक लेखकों के बुक्स को जान लेते हैं, फिर रोमन लेखकों की बात करेंगे। ग्रीक या यूनानी लेखकों को हम सिकंदर के आक्रमण को रेफरेंस मानकर तीन भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, तो यूनानी लेखकों में पहले हम उन लेखकों को पढ़ेंगे जो सिकंदर के आक्रमण से पहले के थे, यानी राइटर्स ऑफ प्री अलेक्जेंड्रियन पीरियड। फिर होंगे वैसे लेखक जो सिकंदर के आक्रमण के समय के थे, यानी राइटर्स ऑफ अलेक्जेंड्रियन टाइम। और तीसरा होगा वैसे यूनानी लेखक जिन्होंने सिकंदर के आक्रमण के बाद अपनी बुक लिखी, यानी राइटर्स ऑफ पोस्ट अलेक्जेंड्रियन टाइम। यहां एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय स्रोतों में सिकंदर के आक्रमणों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सिकंदर के आक्रमण की चर्चा केवल ग्रीक स्रोतों में ही की गई है। तो चलिए जानते हैं उन लेखकों को जो सिकंदर के भारत पर आक्रमण से पहले के थे। इनमें चार लेखकों का नाम आप याद रखिए। ये हैं स्काइलैक्स, हेकेटिस मिलेटस,
हेरोडोटस और टेसियस। स्काइलैक्स वो पहला यूनानी लेखक था जिसने भारत के बारे में लिखा है। वो फारस यानी ईरान के राजा डेरियस प्रथम का यूनानी सैनिक था। उसे राजा ने सिंधु नदी के मार्ग की खोज करने के लिए भेजा था और उसने अपना यात्रा विवरण लिखा। तो इसलिए इसमें भारत का उल्लेख है, लेकिन उसका ज्ञान सिंधु घाटी तक ही सीमित था। दूसरे यूनानी लेखक हेकेटियस मिलेटस एक यूनानी इतिहासकार और भूगोलवेत्ता थे। भारत के बारे में उनका ज्ञान भी सिंधु घाटी तक ही सीमित था। हेरोडोटस के बारे में तो हमने पहले वीडियो में भी पढ़ा है। इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने अपनी किताब हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और ईरान के संबंध का वर्णन किया है। और टेसियस ईरान का राजवैद्य था। इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम पर्सिका थी, और इसमें उसने जो भी विवरण दिया है वो आश्चर्यजनक कहानियों से भरा हुआ है। इसी से उसका विवरण अविश्वसनीय है। तो ये थे सिकंदर के आक्रमण से पहले के यूनानी लेखक। अब हम उन लेखकों की बात कर लेते हैं जो सिकंदर के आक्रमण के काल के हैं। इनमें 3 लेखक महत्वपूर्ण हैं, जो हैं नियार्कस, ओनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। नियार्कस तो सिकंदर का सहपाठी था और उसके नौसेना बेड़े का एडमिरल था। उसे सिकंदर ने फारस की खाड़ी और सिंधु के बीच तटीय क्षेत्र की खोज करने के लिए भेजा था। उसकी ओरिजिनल किताब गुम हो गई है, लेकिन उसके बाद के लेखकों जैसे स्ट्रैबो, एरियन, इन सब ने उसके किताब के कुछ भाग को कोट किया है। ओनेसिक्रिटस सिकंदर के नौसैनिक बेड़े का पायलट था। उसने नियार्कस के अभियान में भाग लिया और उसी समय भारत के बारे में एक किताब लिखी। उसने सिकंदर की जीवनी भी लिखी है। अरिस्टोबुलस एक भूगोलवेत्ता यानी जियोग्राफर था। उसने अपने अनुभवों का वर्णन युद्ध का इतिहास नाम के एक बुक में किया है। बाद में एक यूनानी लेखक थे एरियन, जिन्होंने उसके विवरण का इस्तेमाल अपनी किताब अलेक्जेंडर के एनाबैसिस में किया है। तो सिकंदर के आक्रमण के समय के लेखकों के बारे में इतना ही तैयार करना है। अब हम बात करेंगे वैसे यूनानी लेखकों की जो सिकंदर के आक्रमण के बाद के हैं। इसमें मेगास्थनीज, डाइमेकस, डायोनिसियस, डायोडोरस, स्ट्रैबो, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के अनाम लेखक, एरियन, ये सभी नाम आते हैं। एक एक करके इन सभी महत्वपूर्ण लेखकों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मेगास्थनीज के बारे में पढ़ते हैं। वो एक यूनानी राजदूत था जिसे फारस और बेबीलोनिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। भारत में वो 6 साल तक रहे और एक किताब लिखी जिसका नाम इंडिका था। इस किताब की भी ओरिजिनल कॉपी गुम हो चुकी है, लेकिन बाद के लेखकों जैसे डायोडोरस, स्ट्रैबो, प्लिनी, इन सब ने इसके ओरिजिनल बुक के कुछ पैसेज को अपनी किताब में कोट किया है। इनके बारे में 2 पॉइंट्स आपको याद रखनी है। एक ये कि इंडिका वो पहली पुस्तक थी जिसके माध्यम से प्राचीन यूरोप को भारत के बारे में पता चला, और दूसरा कि मेगास्थनीज पहले राजदूत थे जिनका उल्लेख भारतीय इतिहास में मिलता है। इसमें दूसरे लेखक है डाइमेकस, जो एक यूनानी राजदूत था। उसे सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने मौर्य वंश के दूसरे शासक बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इनकी भी बुक की ओरिजिनल कॉपी गुम हो चुकी है। तीसरे लेखक डायोनिसियस भी एक यूनानी राजदूत था। उसे मिस्र के शासक फिलाडेल्फस यानी टॉलेमी द्वितीय ने दूसरे मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में भेजा था। उनकी भी मूल पुस्तक खो गई है। चौथे लेखक डायोडोरस एक प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार थे। उनकी बुक का नाम है बिब्लियोथेका हिस्टोरिका, जिसमें उन्होंने मेगास्थनीज से मिले विवरण के आधार पर भारत के बारे में लिखा है। उनकी बुक में सिकंदर के आक्रमण और भारत के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई है। पांचवें लेखक स्ट्रैबो एक यूनानी इतिहासकार और भूगोलवेत्ता थे। उनकी किताब का नाम जियोग्राफिया है, जो भूगोल के साथ साथ इतिहास में भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थितियों के साथ साथ भौगोलिक स्थिति का भी वर्णन किया है। सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता था, तो सेल्यूकस निकेटर और सैंड्रोकोटस के बीच वैवाहिक संबंधों का उल्लेख स्ट्रैबो ने ही किया है। अगला है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिसका अर्थ होता है
लाल सागर के चारों ओर नौकायन। इस किताब के लेखक के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इसके अनाम यूनानी लेखक ने लगभग 80 ईस्वी में भारतीय तट की यात्रा की थी और उसने इसके बंदरगाहों और आयात निर्यात हो रहे माल का रिकॉर्ड इस बुक में लिखा है। इस बुक को समुद्री व्यापार का मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है। यह दक्षिण भारत के संगम काल का एक महत्वपूर्ण विदेशी स्रोत है। एरियन के बारे में तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, जब हम अरिस्टोबुलस के बारे में पढ़ रहे थे। इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, एक है इंडिका और दूसरी है एनाबैसिस ऑफ अलेक्जेंडर। एरियन के विवरण को भारत से संबंधित यूनानी लेखकों के विवरणों में सबसे विश्वसनीय और प्रामाणिक विवरण माना जाता है। इन्हीं के विवरण में चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख एंड्रोकॉटस के रूप में किया गया है। तो यूनानी लेखकों के बारे में इतना ही जानना है। चलिए अब रोमन लेखकों के बारे में जान लेते हैं। इसमें 2 लेखकों के बारे में आपको तैयार करना है, एक है प्लिनी और दूसरे हैं टॉलमी। प्लिनी एक रोमन इतिहासकार थे। भारत में कुषाण वंश के एक बहुत महत्वपूर्ण शासक थे कनिष्क। प्लिनी उन्हीं के समकालीन थे। उन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नाम की एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने भारत के जानवरों, पौधों और खनिजों के साथ-साथ रोम और भारत के बीच व्यापार संबंधों के बारे में विस्तृत विवरण दिया है। टॉलमी भी एक रोमन इतिहासकार और भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने भारत का भूगोल यानी जियोग्राफी नाम की बुक लिखी। तो यहाँ आपका ग्रीक रोमन राइटर्स का सारा पॉइंट्स तैयार हो गया। यदि आप इतने देर तक टिके हैं, मतलब आप तैयारी को लेकर सीरियस हैं, तो जो जो टिके हैं एक लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी आपकी संख्या का पता चल सके। चलिए अब हम विदेशी लेखकों के दूसरे कैटेगरी यानी चीनी लेखकों के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें हम 5 लेखकों के बारे में जानेंगे, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है सुमाचियन। ये पहले चीनी लेखक थे जिन्होंने अपने ग्रंथ ऐतिहासिक संस्मरण यानी हिस्टोरिकल मेमोयर्स में भारत के बारे में लिखा था। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण चीनी लेखक है फाहियान। ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 399 ईस्वी में भारत आया और 15 से 16 साल तक भारत में रहा। वो मूल रूप से विनय पिटक की मूल प्रति को कवर करने के लिए भारत आया था, जो एक बौद्ध ग्रंथ थी। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में ही जाना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। खैर, चीन वापस जाने के बाद उसने एक यात्रा वृत्तांत लिखा, जिसका नाम था फोक्युओ की, अर्थात बौद्ध देशों का अभिलेख। इस पुस्तक में गुप्त काल के इतिहास, सभ्यता और संस्कृति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तीसरा महत्वपूर्ण चीनी लेखक है सुंगयुन। कहीं कहीं आपको ये संयुगन के नाम से भी लिखा मिलेगा। ये बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत आए और 170 महायान ग्रंथों के साथ चीन लौटे। चौथा महत्वपूर्ण चीनी लेखक है हेवेनसांग। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में भारत आया था। उसने भी एक यात्रा वृत्तांत लिखा, जिसका नाम था सी यू की, अर्थात पश्चिमी दुनिया के बौद्ध अभिलेख। इस वृत्तांत में भारत के इतिहास और संस्कृति के बारे में विस्तृत जानकारी उसने दी है। उसने विशेष रूप से हर्षवर्धन के जीवन और उसके तत्कालीन क्रियाकलापों, प्रशासन, धार्मिक और शैक्षणिक व्यवस्था के बारे में लिखा है। और ये बात तो आपको अभी तुरंत याद करना है कि उन्हें तीर्थयात्रियों का राजा के रूप में जाना जाता है। पांचवा और अंतिम महत्वपूर्ण चीनी लेखक है इत्सिंग। वो नालंदा महाविहार में 10 साल तक रहा और वहां उसने संस्कृत ग्रंथों और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। उसने एक यात्रा वृत्तांत लिखा, जिसका नाम है भारत और मलय द्वीप समूह में प्रचलित बौद्ध धर्म का अभिलेख। इत्सिंग ने मुख्य रूप से श्रीगुप्त के काल के बारे में लिखा है, जो गुप्त वंश का पहला शासक माना जाता है। अब तीसरे प्रकार के विदेशी लेखक यानी तिब्बती लेखकों के बारे में पढ़ते हैं। इसमें आपको 2 लेखकों का ध्यान में रखना है, एक है तारानाथ और दूसरे हैं धर्मस्वामी। तारानाथ ने कांग्यूर और तांग्यूर नामक ग्रंथ लिखे। धर्मस्वामी 13वीं शताब्दी में भारत आए और नालंदा महाविहार में 3 वर्ष तक अध्ययन किया। इनके बारे में आप इतना ही याद रखिए। अब हम विदेशी लेखकों के अंतिम भाग यानी अरबी लेखकों के बारे में पढ़ लेते हैं।
इसमें 4 सबसे महत्वपूर्ण लेखक हैं जिनके बारे में आपको याद रखना चाहिए। इसमें सबसे पहला है सुलेमान। वो एक अरब व्यापारी था। वो पहला अरब यात्री था जिसका यात्रा विवरण उपलब्ध है। वो मिहिर भोज प्रथम के शासनकाल के दौरान 851 ईस्वी में भारत आया। उसने सिलसिला उत तवारीख नाम की एक पुस्तक लिखी। दूसरे महत्वपूर्ण अरबी लेखक है अल-बरूनी, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल-बरूनी का अर्थ होता है उस्ताद। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। उनका जन्म उज़्बेकिस्तान के ख्वारिज में हुआ था, जो आधुनिक समय में खिवा है। 1017 ईस्वी में खिवा युद्ध के दौरान गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी ने उन्हें बंदी बना लिया था। महमूद गजनवी उन्हें गजनी ले आया और उनकी बहुमुखी प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुआ। इसलिए उसने अल-बरूनी को अपना नजूमी नियुक्त किया, जिसका मतलब होता है दरबारी ज्योतिषी। 1019 ईस्वी में अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आए और कई वर्षों तक पंजाब में रहे। उन्होंने यहाँ संस्कृत भाषा सीखी। हिंदुओं ने उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ होता है ज्ञान का सागर। गजनी लौटने के बाद उन्होंने अरबी भाषा में तहकीक-ए-हिंद नाम की एक किताब लिखी, जिसका अर्थ होता है भारत की वास्तविकता या भारत की जांच। इस पुस्तक को तारीख-ए-हिंद अर्थात भारत का इतिहास या किताब-उल-हिंद अर्थात भारत की पुस्तक भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह भारत का सबसे अच्छा विदेशी विवरण है। भारतीय समाज और संस्कृति का इतना व्यापक और प्रामाणिक अध्ययन पहले कभी नहीं किया गया था। इसलिए अल-बरूनी को पहला वास्तविक इंडोलॉजिस्ट कहा जाता है। इस बुक का इंग्लिश में ट्रांसलेशन एडवर्ड सी सचाउ ने किया था। उसके ट्रांसलेटेड बुक का नाम था अल-बरूनी का भारत। तीसरे सबसे महत्वपूर्ण अरबी लेखक है इब्न बतूता। उनका जन्म 1304 ईस्वी में अफ्रीका के मोरक्को के टैंजियर्स में हुआ था। 1333 ईस्वी में वे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए। मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में उन्हें तुगलक ने अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था और तब तक वे दिल्ली में काजी रहे। एक जहाज दुर्घटना के कारण वे चीन तक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने भारत का एक यात्रा वृत्तांत लिखा, जिसमें उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के जीवन काल के बारे में बहुमूल्य जानकारी दी है। तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में ट्रांसफर किया था, जिसके कारण और परिस्थितियों का वर्णन इब्न बतूता ने अपनी किताब में किया है। 1353 ईस्वी में वे मोरक्को में अपने पैतृक स्थान टैंजियर्स लौट आए। 1355 ईस्वी में उन्होंने रिहला नाम की किताब लिखी, जिसका अर्थ होता है यात्रा। ये बुक उन्होंने अरबी भाषा में लिखी थी। 1369 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। तो इब्न बतूता के बारे में आप इतना ही तैयार कीजिए। अब चौथे और अंतिम अरबी लेखक अब्दुर रज्जाक के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1413 ईस्वी में हेरात में हुआ, जो अभी अफगानिस्तान में है। वो शाहरुख के दरबार में काजी थे, जो समरकंद का सुल्तान था और तैमूरलंग का बेटा था। 1442 ईस्वी में शाहरुख ने उन्हें कालीकट के जमोरिन के पास राजदूत के रूप में भेजा था। 1443 ईस्वी में उन्होंने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था और इस समय विजयनगर के राजा थे देवराय द्वितीय, जिनका नाम आपको याद रखना चाहिए। वे विजयनगर की राजधानी में 6 महीने तक रहे। विजयनगर साम्राज्य का इतिहास लिखने में उनके विवरण बहुत महत्वपूर्ण है। उनके बुक का नाम है माल्टा उस सदन व मजमा उल बहरीन। इसका अर्थ होता है 2 पवित्र सितारों का उदय और 2 समुद्रों का मिलन। इस किताब में 14वीं-15वीं शताब्दियों के दौरान हिंद महासागर के माध्यम से समुद्री व्यापार का वर्णन है। तो यहाँ अरबी लेखकों के बारे में भी हमने पूरा पढ़ लिया। साहित्यिक स्रोतों में इससे अधिक कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अशोक के शिलालेखों से कई क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका डिटेल्ड वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। इसको देखने के बाद आपको पुरातात्विक स्रोत से रिलेटेड कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका 100% तैयार है, तो आप नहीं देखिएगा। यहाँ तक आप वीडियो देखें तो आप हमारे सीरियस कैंडिडेट में हैं और आपका साथ मैं एग्जाम निकालने तक दूंगा।
इसी से आप सब्सक्राइब करके सवाल सेतु से जुड़ जाइए। मिलते हैं अब अगले क्लास में। तब तक आपको तैयारियों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।